नमस्ते। वेलकम टू डीपीसीज क्लासेस। मैं आज आपको बताने वाली हूँ स्ट्रेटेजी टू क्रैक द एसबीआई जूनियर एसोसिएट मेंस। अभी हाल ही में कल ही एसबीआई जूनियर एसोसिएट प्री का रिजल्ट लगा है। तो अभी हम डिस्कस करने वाले हैं मेंस की स्ट्रेटेजी कि मेंस में हमें क्या करना चाहिए। तो पहले तो ये 4 सेक्शन होने वाले हैं: रीजनिंग, कंप्यूटर, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जनरल इंग्लिश एंड जनरल अवेयरनेस। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है, इसका एडवांटेज ये है इस एग्ज़ाम का, एसबीआई जूनियर एसोसिएट का, कि यहाँ पे आपको इंटरव्यू देना नहीं है। यहाँ पे आपको सिर्फ मेंस क्लियर करना है, फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह, आपका रीजनल लोकल लैंग्वेज से रिलेटेड कुछ क्वेरीज या कुछ एग्ज़ाम होगा, टेस्ट होगा, लेकिन इंटरव्यू नहीं है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं करंट अफेयर्स के बारे में। हम करंट अफेयर्स क्या पढ़े? तो 1 दिसंबर 19 से 15 अक्टूबर 2020 के करंट अफेयर्स में सजेस्ट करूँगी, जो कि इंक्लूडिंग बैंकिंग अवेयरनेस एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस है। फिर सबसे इम्पोर्टेंट है यूनियन बजट 2020। यूनियन बजट 2020 से जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस है वो तो बनते ही हैं, इसलिए मैंने वीडियोस भी बनाए हैं यूनियन बजट पे, आप देख सकते हो। नेक्स्ट है एसबीआई से रिलेटेड जो भी न्यूज़ होंगे या आरबीआई से रिलेटेड जो भी न्यूज़ होंगे, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट कंसिडर किए जाते हैं यहाँ पे, या फिर एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस होते हैं इन सारे न्यूज़ से। अभी ये 1 दिसंबर 19 से लेके 5 अक्टूबर 2020 का करंट अफेयर्स कैसे करना है, ये भी मैं आपको बताऊंगी। वेट, जनरल इंग्लिश में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट ये है कि आपको इजी क्वेश्चंस ढूंढने हैं, लाइक एरर डिटेक्शन, फिलर्स, मिसस्पेल्ड्स वगैरह, ये आपके इजीली हो जाते हैं। आरसी या एडिटोरियल्स, आरसी जो होता है कंप्रहेंशन रीडिंग, ये जल्दी होता नहीं है, इसलिए आप आरसी और एडिटोरियल एग्ज़ाम में बाद में अटेम्प्ट करेंगे, और पहले ये एरर डिटेक्शन, फिलर्स, मिसस्पेल्ड, पैराजम्बल्स वगैरह कुछ होता है इंग्लिश में, वो पहले कर लेंगे। आरसी के बारे में, एडिटोरियल के बारे में बहुत सारे लोगों को कॉन्फ्लिक्ट रहता है कि हमें आरसी और एडिटोरियल सॉल्व करना नहीं आता है। तो मैं आपको बता दूं कि आरसी और एडिटोरियल से रिलेटेड भी वीडियो मैंने यूट्यूब पे अपलोड किया है, वो एक बार आप देख लीजिए। सेकेंड इम्पोर्टेंट थिंग कि आरसी और एडिटोरियल में 3 से 4 ऐसे क्वेश्चंस तो बनते ही है आपके, कि जो वोकैब और वर्ड से रिलेटेड होते हैं, जो कि बहुत ही इजी होते हैं। वहाँ पे सिर्फ आपको सिनोनिम, एंटोनिम या फिर सिमिलर वर्ड्स वगैरह, फ्रेजेस वगैरह पूछे जाते हैं। और जो स्टार्ट में या एंड में जो 2 क्वेश्चन दिए होते हैं वो पैराग्राफ से रिलेटेड होते हैं। पैराग्राफ में आपको कुछ उसका पैराग्राफ का लैंग्वेज पहचानना होता है, उसको सूटेबल टाइटल देना होता है, या फिर पैराग्राफ किसके बारे में बता रहा है ये बोलना होता है। तो इसलिए मैं बोलूँगी कि एग्ज़ाम में आप आरसी और एडिटोरियल बिल्कुल भी मत छोड़िए, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए ये आरसी और एडिटोरियल पार्ट। इंग्लिश सेक्शन और जनरल अवेयरनेस सेक्शन जो है, ये आपके एसबीआई जे मेंस का हाईलाइट रहेगा या इम्पोर्टेंट पार्ट रहेंगे। क्यों रहेंगे? क्योंकि यही आपको स्कोरिंग करने को मिलने वाला है इंग्लिश में और जनरल अवेयरनेस में ही, करंट अफेयर्स में। इस क्वेश्चंस में ही आपको ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स बटोरने हैं, इसमें ही आपको ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे। अभी रीजनिंग में आपने, अभी ये जाहिर सी बात है कि आपने प्री क्लियर किया, यानी कि आपका जो बेसिक कॉन्सेप्ट से ये रीजनिंग का क्लियर होगा। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप पहले कोडिंग, डिकोडिंग, इनइक्वालिटीज, इनपुट आउटपुट स्टेटमेंट्स, ऑर्डर रैंकिंग, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, ब्लड रिलेशन वगैरह, ये जो छोटे छोटे टॉपिक है, इसका सबसे पहले तो स्टडी ख़त्म कीजिए। प्लस ये आप एग्ज़ाम में भी ध्यान में रखिए कि ये
जो छोटे छोटे टॉपिक है ये मुझसे सॉल्व होते हैं क्या, ये देखिए। ये सॉल्व होने के बाद में पजल्स पे जंप कीजिए। आप जब भी पजल्स पे आओगे तो पजल्स में फ्लोर बेस्ड पजल्स या फिर 2-3 वेरिएबल वाले फ्लोर बेस्ड पजल्स होते हैं, मंथ डे वाइज पजल्स होते हैं। अगर आपने प्री क्लियर किया है और आप मेंस की यहाँ पे तैयारी कर रहे हो तो जाहिर सी बात है कि आपका पजल्स पे भी कुछ तो आप पजल्स कर पाओगे, यानी आपका हाथ बैठा है पजल्स पे। तो पजल पे आप हाथ लगाते टाइम, पजल सॉल्व करते टाइम पे आप क्या करोगे, ऐसे पजल ढूंढो। ये जो आपका मेंस का एग्ज़ाम है ये तो डेफिनेटली इजी नहीं होने वाला, इजी नहीं होगा, ये मॉडरेट लेवल का ही आएगा। तो ऐसे पजल्स ढूंढो कि आपसे ये बन जाएंगे, यानी फ्लोर बेस्ड पजल में 2-3 वेरिएबल्स आएंगे तो भी ये पजल आपका बन जाएगा। मंथ डे वाइज पजल्स में अगर कुछ वेरिएशंस आ जाता है, वहाँ पे ज़्यादा वेरिएबल्स आ जाते हैं, वो भी बन जाएगा। टेबल बेस्ड पजल रहता है एक, सिर्फ डेटा फिलिंग करना रहता है, वैसा भी आ जाए तो वो बन जाएगा। तो यहाँ पे कुछ हार्ड टाइप के पजल्स भी आ जाते हैं। तो या एक या दो पजल इजी होंगे, एक या दो पजल हार्ड होंगे। तो जो इजी पजल है उस पर आप कॉन्सेंट्रेट करोगे। मेरे ख्याल से फ्लोर बेस्ड पजल, बॉक्स पजल्स जो है वो इजी आएंगे, बाकी के हार्ड होंगे। सेम क्वांटी भी स्ट्रेटेजी रहेगी। अब आपने प्री क्लियर किया तो ये जाहिर सी बात है डीआई से प्री क्लियर नहीं होता है। मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर आपको डीआई आता भी नहीं है तो भी आपका प्री क्लियर हो जाता है, बराबर है। अभी यहाँ पे 80-70% स्टूडेंट्स ऐसे होंगे कि उन्होंने डीआई अटेम्प्ट नहीं किया होगा या डीआई के सिर्फ 1-2 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए होंगे। बाकी का तो सारा जो भी अर्थमेटिक एप्लीकेशंस है या रॉन्ग नंबर सीरीज, इनइक्वालिटीज वगैरह वो अटेम्प्ट किया होगा। ओके, तो सबसे पहले आप मिसिंग रॉन्ग नंबर 1 सीरीज कीजिए, नंबर सीरीज कीजिए, सॉरी। फिर इनइक्वालिटीज पे कंसंट्रेट कीजिए। फिर उसके बाद में आपको डीआई पिकअप करना है। कैसे पिकअप करोगे, इजी वन, बार आया है, पाया है, टेबल आया है, ये इजी इसमें का कौन सा आया है ये आपको पहले तो जज करना है। नेक्स्ट वन है, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ मैं आपको बोलने वाली हूँ कि स्टूडेंट क्लासलेट डीआई छोड़ देते हैं। डोंट स्किप दिस क्लासलेट डीआई। ये क्लासलेट डीआई आपको स्किप नहीं करना है। कभी कभार ऐसे हो जाता है कि अगर बार, पाई और टेबल डीआई या कोई और डीआई आ गया है, फनल डीआई आ गया है, कोई भी अलग टाइप का डीआई आ गया तो वो आपको हार्ड आ जाएगा और कैसलेट डीआई जो है वो इजी आ जाएगा। तो एक बारी सिर्फ 30 सेकेंड टू 1 मिनट में आप देख सकते हो। यहाँ पे आपको टाइम लिमिट ज़्यादा मिल जाता है सॉल्व करने के लिए, तो एक बार आप ट्राई कर सकते हो कि मुझे कैसलेट डीआई आता है क्या। यहाँ पे शायद अगर कुछ मॉडरेट या हार्ड लेवल का डीआई आ जाता है दूसरा, बार, पाई, टेबल, तो कैसलेट डीआई इजी आ जाता है। नेक्स्ट वन है अर्थमेटिक एप्लीकेशंस। अर्थमेटिक एप्लीकेशंस के 12-13 क्वेश्चंस आ जाते हैं, तो आपको कॉन्सेंट्रेट करना है अर्थमेटिक एप्लीकेशंस पे भी। डेटा सफिशिएंसी पार्ट में आपको लास्ट में बता रही हूँ कि आपको लास्ट में डेटा सफिशिएंसी पार्ट अटेम्प्ट करना है। तो हमारा डेली का प्लान क्या रहेगा। अभी सब लोग बोलोगे कि मैडम ये 2-2 ढाई घंटे का हमने डेली मॉक टेस्ट स्टार्ट करना है, डेली मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करना है। और ये मॉक टेस्ट तो 10 दिन में मतलब क्या क्या करे ऐसे हो जाता है ना। करंट अफेयर्स भी करेंगे, इंग्लिश का भी देखना पड़ेगा, ग्रामर वामर सब कुछ, उसका रीडिंग वगैरह मुझे आता है कि नहीं है, फिर मॉक टेस्ट में देखना पड़ेगा। तो आपके पास में बहुत कम टाइम बचा है। ये कम टाइम होने की वजह से मैं ये आपको बता रही हूँ कि आप इस स्ट्रैटेजी से डाल सकते हैं। अगर आप इस स्ट्रैटेजी से जाओगे तो आपको बहुत बेनिफिट होगा। क्या करना है, एक मॉक टेस्ट उठाओ। वो मॉक टेस्ट मैंने यहाँ पे सिर्फ एक ही मॉक टेस्ट मेंशन किया। अगर आप कैपेबल हो, अगर आप रेगुलर स्टूडेंट हो
तो आप 3-4 मॉक टेस्ट भी ले सकते हो। अगर आप फ्रेशर हो, आपने सिर्फ 1-2 महीने से ही प्रिपरेशन स्टार्ट की है, उस प्रिपरेशन से आपका प्री क्लियर हुआ है, तो आपको डेली 1 मॉक टेस्ट लेना चाहिए। लेकिन अगर आप हैबिचुअल हो, एग्ज़ाम से आप 1-2 साल से प्रिपेयर कर रहे हो या फिर लास्ट के 6 to 7 मंथ से प्रिपेयर कर रहे हो, तो आपको मिनिमम 3 मॉक टेस्ट तो लगाने ही चाहिए। तो ये मॉक टेस्ट कैसे लगाओगे? मॉक टेस्ट पे जाओ, मॉक टेस्ट डायरेक्टली सबमिट कर दो। मॉक टेस्ट पे जाओ, मॉक टेस्ट डायरेक्टली सबमिट कर दो। क्यों बता रही हूँ? क्योंकि अभी हमारे पास टाइम नहीं है। मॉक टेस्ट पे जाओ, डायरेक्टली मॉक टेस्ट सबमिट कर दो। ऐसे आपको करना है 27 अक्टूबर 2020 तक। मॉक टेस्ट पे जाओ, डायरेक्टली मॉक टेस्ट सबमिट कर दो, फिर वो मॉक टेस्ट को एनालाइज करो। मॉक टेस्ट कैसे एनालाइज करनी है ये मैं आपको क्लासेस में बता चुकी हूँ, फिर से मैं रिपीट करती हूँ। मॉक टेस्ट एनालाइज करते टाइम पे आपको वो मॉक टेस्ट को देखना है कि यहाँ पे कितने कितने नीचे ऑलरेडी आपको एनालिसिस आ जाता है। सारे मॉक टेस्ट में जो टेस्ट सीरीज़ है वहाँ पे एनालिसिस आ जाता है, तो वहाँ पे आप देख सकते हो कि क्या क्या दिया है। वो वहाँ पर फिर जाने के बाद में जैसे हमने डिस्कस किया था कि मुझे ये पार्ट आता है, ये पार्ट नहीं आता है, या फिर यहाँ पे मॉक टेस्ट में कुछ मुझे नया दिखा, ऐसे आपको वो मॉक टेस्ट एनालिसिस करनी है। वो मॉक टेस्ट के DI सॉल्व कीजिए, वो मॉक टेस्ट के पजल सॉल्व कीजिए, वो मॉक टेस्ट में अगर कुछ GK विके के क्वेश्चंस है वो भी एक बार रिवाइज कर लीजिए। तो सॉल्यूशन देखकर आपको ये मॉक टेस्ट जो है वो एनालाइज करनी है। और अगर कुछ आपको न्यू पैटर्न दिखता है तो वो भी आपको कॉपी पेन लेके वहाँ पे मेंशन कर देना है कि इस मॉक टेस्ट में मैंने ये कुछ नया देखा था, या इस मॉक टेस्ट का ये कुछ पार्ट है, ये कुछ हार्ड आया था। ऐसे अगर आप मॉक टेस्ट कवर करोगे ना तो आपका जल्दी हो जाएगा। फिर बाद में 28 अक्टूबर को या 29 अक्टूबर को, इन 2 दिनों में सिर्फ आपको 2 मॉक टेस्ट 2.5 घंटे बैठ के देनी है। ध्यान में रहे, अभी आप मॉक टेस्ट नहीं अटेम्प्ट करोगे, अभी आप मॉक टेस्ट सबमिट करके उसके एनालिसिस पे बैठ जाओ बस। ये करंट अफेयर के क्वेश्चन आए, ये कंप्यूटर अवेयरनेस क्या है, ये रीजनिंग क्या है, ये क्वांट क्या है, तो वो क्या आए हैं, उसका सॉल्यूशन क्या है, डायरेक्टली मूव आउट करो सॉल्यूशंस पे। ओके, कि मुझे ये आता है कि नहीं आता है। फिर यहाँ पे मुझे न्यू क्या दिखता है ये भी आपको एनालाइज करना है मॉक टेस्ट में, कि इस पैटर्न के क्वेश्चन इतने आ रहे हैं, इस पैटर्न के क्वेश्चन इतने आ रहे हैं, ये भी आपको जज पढ़ना पड़ेगा। सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है डेटा सफिशिएंसी, पजल और DI आपको मॉक टेस्ट सबमिट करने के बाद में एनालाइज करने हैं। फिर इंग्लिश का और करंट अफेयर का मॉक टेस्ट में आपको सिर्फ रीडिंग करना है, ये सॉल्व नहीं करना है। सॉल्यूशंस देख लो डायरेक्टली, इंग्लिश के और करंट अफेयर्स के डायरेक्टली जनरल अवेयरनेस के सॉल्यूशंस देख लो कि ये इसका आंसर ये आया था, इंग्लिश का ये पैसेज आया था, ये RC आया था, इसका आंसर ये आया था, ऐसा पैराजम्बल बोला गया है, इसका आंसर ये आया है, ये 5 आंसर्स आया है। ऐसे आपको मॉक टेस्ट एनालाइज करना है। सबसे इम्पोर्टेंट बात है आप कॉन्सेंट्रेट करोगे इंग्लिश रीडिंग पे, सब रीड करो, आप अब तक का हुआ ग्रामर, आपका ग्रामर हुआ होगा वो रीड करो। फिर ज़्यादा से ज़्यादा जो भी आपने इंग्लिश के नोट्स वगैरह बनाए होंगे, वीडियोस देखो अलग अलग सोर्सेज से, वो इंग्लिश वहाँ से प्रिपेयर करिए, इंग्लिश रीडिंग की हैबिट डालिए, इंग्लिश रीड कीजिए। जैसे कि मैंने बताया है, इसका एडिटोरियल का भी मैंने सेक्शन, एडिटोरियल का भी सेशन मैंने लिया है। फिर डेली करंट अफेयर्स को दीजिए, जो पास्ट का 1 ईयर का करंट अफेयर है वो आपको यहाँ पे करना ही पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि आप आउटस्टैंडिंग कैसे बनोगे, आप आउटस्टैंडिंग स्टूडेंट कैसे बनोगे, ये कट ऑफ वट ऑफ जो है वो तो क्लियर हो जाएगा आपका, लेकिन आपको यहाँ पे आउटस्टैंडिंग बनना भी ज़रूरी है, क्योंकि ये मेंस के मार्क प्लस इंटरव्यू के मार्क आपकी सिलेक्शन आपको दिलाते हैं। इसलिए सिर्फ कट ऑफ क्लियर करना यहाँ पे मेंस में ज़रूरी नहीं होता है, सिलेक्शन के लिए आपको आउटस्टैंडिंग होना पड़ता है। अभी सभी स्टूडेंट जो है वो लास्ट का 3 महीने का या 6 महीने का करंट अफेयर्स करेंगे, बराबर है ये बात? सभी स्टूडेंट 90% स्टूडेंट
लास्ट का करंट अफेयर्स करेंगे, 3 महीने 6 महीने का, यानी अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, या फिर हम ले लेते हैं जुलाई से, लॉकडाउन के टाइम से ले लेंगे, अप्रैल से ले लेंगे, वहाँ से ये पूरा करंट अफेयर करेंगे। तो ये पूरा का पूरा करंट अफेयर सबका प्रिपेयर्ड होगा 6 महीने का। तो 10% गेम कहाँ पे चेंज होता है, मैं आपको बताती हूँ। ये 10% गेम चेंज होता है लास्ट ईयर के 1 साल के करंट अफेयर से। इसलिए मैं बोल रही हूँ कि आपको दिसंबर, एटलीस्ट दिसंबर 2019 तक का करंट अफेयर तो भी उठाना ही है, तभी आप स्टैंड आउट कर पाओगे या आउटस्टैंडिंग कैंडिडेट बनोगे। और इस चीज़ को लाइटली मत लेना कि मैंने मेंस का कट ऑफ पार कर लिया। ओके, अगर आपने मॉक टेस्ट अटेम्प्ट किया है तो मैं आपको बताती हूँ कि आपने अगर मॉक टेस्ट अटेम्प्ट किया है तो वहाँ पे आपका सिर्फ कट ऑफ क्लियर होता होगा अभी तक, तो ये आपको बेनिफिशियल नहीं है। आपका ये जो मेंस है, ये सिलेक्शन क्या दिलाता है, मेंस प्लस इंटरव्यू के मार्क्स, प्री के मार्क्स कंसिडर नहीं होते हैं। तो ये स्ट्रेटेजी ध्यान में रखिए। आपका सबसे ज़्यादा फोकस रहेगा करंट अफेयर्स और इंग्लिश रीडिंग पे। जो भी आपका टेस्ट सीरीज़ है वो टेस्ट सीरीज़ पे जाइए, वहाँ पे मॉक टेस्ट को डायरेक्टली सबमिट कर दीजिए, वहाँ का जो क्वांट और रीजनिंग सेक्शन है उसको एनालाइज कीजिए, फिर ये करंट अफेयर्स और इंग्लिश के क्वेश्चंस देखिए। ओके, होप आपको ये स्ट्रेटेजी मेरा पसंद आया होगा और आप फॉलो करेंगे। अगर आपको क्लासेस ज्वाइन करने हैं तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।